नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। प्रदेश का आदिवासी समाज पिछले कुछ समय से अपनी मांगों को लेकर मुखर होकर सड़कों पर उतरने लगा है। सोमवार को ही सर्व आदिवासी समाज के नेतृत्व में बरसों पुरानी मांग को लेकर अनुसूचित जाति क्षेत्रों में पेशा कानून लागू करने और नक्सल समस्या का समाधान करने समेत कुल 9 मांगों पर प्रदेश में दर्जनों जगह आर्थिक नाकेबंदी की गई। अपनी एकता और ताकत दिखाने का प्रयास किया गया। जाहिर है, इस आदिवासी प्रदर्शन से सियासी दल परेशान हो रहे होंगे, क्योंकि ये वर्ग चुनाव में जिसके भी साथ गया वो सत्ता के करीब पहुंचेगा और जिससे भी दूर होगा उसके लिए खतरे की घंटी भी है। अब सवाल यही है कि आखिर क्यों आदिवासी समाज इतना आक्रोशित है। चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। हम अपना अधिकार मांगते, राजनांदगांव नागपुर रायपुर नेशनल हाईवे जाम। भानु प्रतापपुर 9 सूत्री मांगों को लेकर चक्का जाम। बिलासपुर सरकार पर वायदा खिलाफी का आरोप। डूंगरगढ़ वाहनों का लगा रहा जाम। नारायणपुर जय स्तंभ चौक पर चक्का जाम। बालोद प्रदर्शनकारियों ने रोकी ट्रेन। प्रदेश के अलग अलग जिलों की ये तस्वीरें सर्व आदिवासी समाज के नेतृत्व में बुलाई गई आर्थिक नाकेबंदी की हैं। सोमवार को आदिवासी समाज ने पेशा कानून लागू करने और नक्सल समस्या दूर करने समेत 9 सूत्री मांगों को लेकर 20 से ज्यादा जिलों में अपनी आवाज बुलंद की। हजारों की तादाद में आदिवासी सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन किया और चक्का जाम किया। इस दौरान सैकड़ों गाड़ियां अलग अलग जिलों में घंटों तक जाम में फंसी रहीं। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार की तरफ से आवश्यक पहल नहीं होने तक आर्थिक नाकेबंदी जारी रहेगी। ये हमारे प्रमुख मांगे हैं कि जो सालेगिर में निर्दोषों के जो इनकाउंटर किया गया है, हत्या की गई है, उसका पूर्ण रूप से कार्यवाही होना चाहिए। आरक्षण में जो पदोन्नति हमें दी जा रही है, संवैधानिक व्यवस्था के तहत आरक्षण में पदोन्नति का पूर्ण लाभ हमारे आदिवासी समाज को भी मिलना चाहिए। आदिवासी समाज की प्रमुख मांगों को देखें तो बस्तर संभाग में नक्सल समस्या का स्थायी समाधान करने, 5वीं अनुसूची क्षेत्र में पेशा कानून लागू करने, 18 जनजातियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने, फर्जी जाति प्रमाण पत्रधारियों पर कार्रवाई करने और छात्रवृत्ति योजना के लिए आय सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 8 लाख करने समेत कई प्रमुख मांगों को आदिवासी समाज उठा रहा है और इसी को लेकर प्रदेश व्यापी आर्थिक नाकेबंदी की। इन मांगों पर मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि प्रदर्शनकारियों में 2 फाड़ जैसे हालात हैं। हालांकि मंत्री चौबे ने कहा कि आदिवासी समाज की मांगों पर संबंधित विभाग और मुख्यमंत्री विचार करेंगे। बीजेपी ने भी सरकार से मांग की है कि आदिवासी समाज की मांगें जल्द पूरी की जाएं। आदिवासियों की कोई मांग है तो मैं ऐसा समझता हूं कि विभाग और सरकार उसको देख रहा है। कहीं कहीं देखने को मिलता है कि उनमें भी 2 फाड़ हो गया है। कुछ लोग आंदोलन करने के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और कुछ लोग उस दिशा से अलग हैं। तो मैं बहुत ज्यादा इसमें कुछ कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन उनकी जो भी मांगे होंगी उनका विभाग और माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें संजीदगी से विचार करेंगे। प्रदेश पे पूरे विकास कार्य चौपट हो गए हैं और आप देख रहे हो कि सिलगेर का मामला आ रहा है। सर्व आदिवासी समाज आखिर क्यों आर्थिक नाकेबंदी के लिए मजबूर हो रहे हैं। ये सरकार के जो ग्राफ गिरा है, सरकार की जो निष्क्रियता है और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ को डुबोने में लगी हुई है, इस बात को लेकर के ये स्वाभाविक रूप से कांग्रेस चिंतित होने लगी है। पहले सिलगेर और धर्मांतरण के मुद्दे पर प्रदर्शन और अब 9 सूत्री मांगों पर आर्थिक नाकेबंदी। बीते कुछ समय से आदिवासी समाज लगातार लामबंद होता दिख रहा है। समाज ने अपनी ताकत दिखाई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आदिवासियों का हल्ला बोल आगामी चुनाव में सियासी दलों के लिए खतरे की घंटी साबित होगा, खास तौर पर सत्तारूढ़ कांग्रेस के लिए, जिसे 2018 में आदिवासियों ने एक तरफा वोट किया था। जगदलपुर से नरेश मिश्र के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। तो आदिवासी समाज लामबंद हो रहा है, और या कहें कि लामबंद हो गया है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और यदि आप देखें तो पहले गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बैनर तले प्रदेश में आदिवासियों का एक संगठन सामने आया था जो आदिवासियों के मुद्दे को उठाता था, और बहुत विषयों पर जो उनके नेता थे हीरा सिंह मरकाम, वो लगातार यहाँ और मध्य प्रदेश दोनों जगह सक्रिय रहे हैं।
सोहन पोटाई जी पहले भारतीय जनता पार्टी से सांसद रहे हैं कांकेर से लंबे समय तक। उसके बाद उन्होंने ये सर्व आदिवासी समाज का गठन किया और उसके भी अध्यक्ष हैं। हमारे साथ सोहन पोटाई जी भी हैं और कांग्रेस से हमारे साथ अटल श्रीवास्तव जी हैं जो पर्यटन बोर्ड के चेयरमैन हैं। भारतीय जनता पार्टी से संजय श्रीवास्तव जी हैं जो आरडीए के चेयरमैन रह चुके हैं। आप सभी का इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बात सोहन पोटाई जी से कर ली जाए। पोटाई जी, जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ उसमें सर्व आदिवासी समाज ने अपनी ताकत दिखाई और आपके कई नेता थे जो कांग्रेस के बैनर तले चुनाव भी लड़े हैं, जो पहले आपके संगठन में सक्रिय रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी में काम करते रहे, उसके बाद फिर आपने जिस तरह से आदिवासियों के मुद्दों को अलग से उठाना शुरू किया और आपकी सक्रियता जो सामने आई, तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से ज़्यादा आक्रामक रूप इस संगठन का सामने आ रहा है। आपका उद्देश्य क्या है कि आदिवासियों की समस्या का समाधान हो, जो आपकी मांगे हैं उनका समाधान हो, या आप सत्ता में भागीदारी भी चाह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल हमारा तो ये है कि आदिवासियों का जो मूल समस्या है, विशेष करके संवैधानिक समस्या, पिछले चुनाव में कांग्रेस ने भी अपनी मैनिफेस्टो में कुछ बातें, जैसे पेशा का मामला था, फर्जी रूप से यहाँ बंदी है उनको रिहा करने की बात था, वन अधिकार पट्टा की बात था, ऐसे 5-6 मुद्दे था जिनको अपने मैनिफेस्टो में लिया। अब 2.5 साल से भी अधिक गुजर गया, अपने वादा को पूरा नहीं किया। यहाँ तक के तत्कालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी भी आए थे, उन्होंने भी चुनावी दौरान में अपने भाषण में उन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार बनते हम अमुक अमुक कार्य को तत्काल करेंगे। तो आज मुझे समझ में नहीं आता कि मैनिफेस्टो में लेने के बाद उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, तत्कालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष के यहाँ पर सबके बीच में, सर्व आदिवासी समाज के बीच में उन्होंने हर सभा में वादा किया, इसको पूरा नहीं करना, ये हम सबके लिए दुर्भाग्य है। इस संबंध में सरकार से भी हम कई बार चर्चा करना चाहा, नहीं, चर्चा सकारात्मक नहीं हुआ। इसलिए 19 जून को क्रमबद्ध तरीके से हड़ताल का जो है हमने अल्टीमेटम दिया था और 19 जुलाई से लगभग 17 दिन तक पूरे प्रदेश में से अधिकांश जगह जिला में, ये 8 अगस्त तक का है, 17 दिन तक आंदोलन रहा। किसी सरकार में हमें समाज से वार्ता करने की जरूरत नहीं पड़ी। उसके बाद 4 अगस्त को बैठक करके जहां 22 जिला के जिलाध्यक्ष और वहां के पदाधिकारी मौजूद, उन्होंने निर्णय लिया कि अब क्यों ना सरकार समाज की बात नहीं सुनता, वार्ता नहीं करते, हमारे समस्याओं का पहल नहीं करता, जो 9 सूत्री मांग है, जिससे अब आर्थिक नाकेबंदी करनी चाहिए। आज दूसरा दिन है आर्थिक नाकेबंदी का, लेकिन अब भी सरकार है एक ऐसा कि लगता है कि जिस तरह से अभी जो रवैया हुआ है, ऐसा लगता है कि सोहन पोटाई जी, आपके साथ सोहन पोटाई जी, पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तब भी आप मुद्दे को उठाते थे। जैसा कि आपने कहा कि राहुल जी ने बहुत सारे मुद्दों पर सहमति जताई थी और सरकार आने पर वादा किया था कि उन मुद्दों को एड्रेस करेंगे। क्या आपको लगता है यदि अभी कांग्रेस की जो सरकार है वो आपके मुद्दों को एड्रेस नहीं करती, तो क्या आप भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे? जैसे पिछले चुनाव में आपने कांग्रेस को सपोर्ट किया था। अभी लगातार आदिवासियों के मुद्दे पर आप राजभवन भी आपका जाना हुआ, राज्यपाल से मुलाकात हुई। इसके अलावा क्या सिलगेर की घटना आपके लिए टर्निंग पॉइंट है, आपके संगठन के लिए? नहीं जी, नहीं, ऐसा नहीं कि हम 15 साल प्रदेश के जनता ने भारतीय जनता पार्टी को भी अवसर दिया और जो काम उन्होंने नहीं किया था, हमें एक उम्मीद थी कि नई सरकार आएगी और शायद वो कार्य करेंगे। लेकिन ये सरकार भी जो 2.5 साल में जो दिखा, ऐसा लगा कि 15 साल में जितना गलती किया था उससे ज्यादा 2.5 साल में उन्होंने कर दिया। तो अब ऐसा लगता है कि दोनों ही राष्ट्रीय जो पार्टी हैं, विशेष करके यहाँ के मूल निवासियों के साथ छलावा कर रहे हैं। इसलिए अब नहीं कहा जा सकता कि दोनों पार्टी के ऊपर समाज का विश्वास है। निश्चित रूप से पिछले समय समाज भारतीय जनता पार्टी से नाराज थे और कांग्रेस का पूर्ण रूप से समर्थन किया गया, और जिसके बदौलत आज सरकार में 30 विधायक हैं
और 30 विधायक रहते हुए समाज को सड़क की लड़ाई लड़नी पड़ती है, हम सबके लिए दुर्भाग्य। एक छोटा सा सवाल, क्या आपका ये संगठन राजनीतिक दल में तब्दील होने जा रहा है? नहीं, ये लोगों का अटकल है, लोगों का कहना है। अब विशेष करके अभी जो बोर्ड आपने कहा कि भाई प्रवीण चौबे जी ने कहा कि ऐसा लगता है कि समाज में दो फाड़। ये जो बी टीम है वो विशेष करके रिटायर्ड लोग जो हैं, अधिकारी IAS IPS, जो पद में रहते हुए किसी न किसी प्रकार की अपनी खामियां हैं, उस खामियां को बचाने के लिए जो भी सरकार आते हैं वो सरकार के पीछे ये लोग जाते हैं ताकि उनके काले कारनामे उजागर ना हो। चलिए, हमारे साथ अटल श्रीवास्तव जी भी हैं। अटल जी, आपने लगातार सुना सोहन पोटाई जी को, और जो पिछला चुनाव हुआ 2018 का, उसमें आपकी पार्टी को मजबूती से सपोर्ट किया सर्व आदिवासी समाज ने, और जैसा कि उनका कहना कि 2.5 साल में वो सब नहीं हुआ जिसकी उनको प्रतीक्षा थी, और उनका ये भी कहना है कि जो 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उससे बिटर एक्सपीरियंस रहा, खराब एक्सपीरियंस रहा है उनके समाज का। मैं सोहन पोटाई जी का सम्मान करता हूं, और मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले राज्य में जब सरकार कांग्रेस की बनी और भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को छत्तीसगढ़ में छुट्टियां घोषित की, क्योंकि छत्तीसगढ़ में की जो जनसंख्या है वो 32% से ज़्यादा हमारे आदिवासी भाई लोग इस अंचल पे रहते हैं। तो उन्होंने विश्व आदिवासी दिवस पर छुट्टी डिक्लेयर की। दूसरा, छत्तीसगढ़ और पूरे आदिवासी जो सबसे ज़्यादा लोक कला और संस्कृति से समृद्ध है, उनके लिए हमारे यहाँ विश्व आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे भारत के पूरे राज्यों के नृतक दलों ने भाग लिया, और 6 अंतर्राष्ट्रीय दूसरे देशों के आदिवासी लोगों ने भाग लिया। तो वो अपने आप में छत्तीसगढ़ की छवि, पूरे विश्व में छत्तीसगढ़ की आदिवासी लोक कला और संस्कृति की छवि को उन्होंने पूरे विश्व में एक पहचान दी। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद 6 महीने के अंदर टाटा स्टील, जिसने लगभग 19,500 करोड़ का स्टील का प्रोजेक्ट, जिसमें लगभग 1764 हेक्टेयर ज़मीन आदिवासियों की ली गई थी, टाटा ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ली गई थी, और उस एग्रीमेंट में ये था कि अगर आप 5 साल के अंदर प्लांट नहीं लगाते हैं तो ये ज़मीन वापस हो जाना चाहिए। पर आज तक कभी देश में कहीं नहीं हुआ है कि कोई ज़मीन, आदिवासियों की ज़मीन किसी इंडस्ट्रीज से, किसी उद्योगपति से वापस ली गई हो। माननीय भूपेश बघेल जी ने उन 1707 किसानों की 10 गाँव की ज़मीन किसानों को बिना किसी उसके वापस की। ये किसानों के हित में बस्तर में लिया गया बहुत बड़ा निर्णय था। उसके बाद आप देखेंगे कि वन अधिकार पट्टे जिस बड़ी संख्या में अभी बांटे जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जो कानून 2008 में आया हुआ था, जब भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब वन अधिकार पट्टे नहीं दिए गए। पर अभी जितनी 2.5 साल में वन अधिकार पट्टे हमारे वनांचल क्षेत्र में रहने वाले लोगों को दिए जा रहे हैं, वो अपने आप में उपलब्धि है। वनोपज, जो हमारे आदिवासी भाई जो जंगल वनांचल क्षेत्र में रहते हैं, पहले 7 ऐसे प्रोडक्ट थे जिसका समर्थन मूल्य सरकार तय करती थी। अब 52 ऐसे उत्पाद हैं जिसका समर्थन पूर्व सरकार दे रही है, जिसमें वनांचल क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी, तेंदुपत्ता 2,500 रुपये मानक बोरा था, उसका 4,000 रुपये, कूंदू है, कुटकी है, महुआ है, इन सब का समर्थन मूल्य तय किया गया। जी हाँ जी, आप जो बातें बता रहे हैं, और एक अंतिम बात आपसे और कह लूँ कि नगरनार स्टील जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अपने बहुत प्यारे उद्योगपतियों के हाथ बेचना चाहती थी। तब मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा की कि अगर नगरनार स्टील बिकता है तो छत्तीसगढ़ सरकार उसको खरीदने के लिए तैयार है, उसको छत्तीसगढ़ सरकार चलाएगी और छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और छत्तीसगढ़ में स्टील का उत्पादन होगा। तो इन तमाम चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो इन 2.5 सालों में आदिवासियों के हित में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने बहुत सारा काम किया है। जहाँ तक बात है इनके पेशा कानून की, पेशा कानून आपको भी मालूम है कि 1996 में आया था। पेशा कानून कहता है कि गांव की पंचायत को पूरा हक होना चाहिए, हम उससे सहमत हैं, वो आना चाहिए और पेशा कानून होना चाहिए। ग्राम पंचायत की सभा को एक हक होना चाहिए कि उसके यहाँ कौन सा प्लांट लगेगा, उसके यहाँ वनोपज, लघु वनोपज का क्या होगा, निर्णय करने का अधिकार पेशा कानून के तहत है। और जहाँ तक आप राजनीतिक भागीदारी की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में 4 कैबिनेट मंत्री के दर्जे के मंत्री छत्तीसगढ़ की सरकार में हैं। कवासी लखमा जी, प्रेम साय सिंह जी, अनिल भेड़िया जी, अमरजीत भगत जी, और प्रदेश अध्यक्ष हमारा कांग्रेस का है। तो कांग्रेस की सरकार हमेशा किसानों के हित की लड़ाई लड़ती है और हमेशा लड़ती रहेगी।
अटल जी, मेरा सीधा सवाल है कि इनकी जो 9 सूत्री मांग है उसमें से जो आपने बातें बताई, सिर्फ वनाधिकार पट्टे वाली बात कहीं मैच करती है। सरकार इनको बुला के बात क्यों नहीं करती जब इतना विश्वास है उनको आप पर, जब उन्होंने आपको पिछले चुनाव में सपोर्ट किया? हाँ जी, देखिए आप भी जान रहे हैं कि जो समय काल गुजरा है कोरोना का, इसमें बहुत सारी ऐसी बातें थी जो समय पर नहीं पूरी हो पाई हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां थी। पर ऐसा नहीं है कि सरकार के संज्ञान में उनकी मांगें नहीं हैं। मैंने आपसे पेशा कानून की बात की, इनकी मांग है कि हमारी जो छात्रवृत्ति है वो 2.5 लाख से बढ़ा के 8 लाख की जाए। इनकी मांग है कि हमारे जो सर्टिफिकेट हैं जो नकली आदिवासी, देखिए सबसे बड़े प्रदेश के नकली मुख्यमंत्री अजीत जोगी को कांग्रेस सरकार ने बाहर फेंका, उनकी जाति को रिजेक्ट किया, उनकी जाति, आज से कई मामले हुए हैं जिन लोगों ने फर्जी आदिवासी बनकर नौकरियां की, उनको अलग किया। तो इनकी मांगों के साथ तो कांग्रेस सरकार चल ही रही है और हमेशा काम ही कर रही है। तो जो भी इनकी मांगे हैं, और इन्होंने मांग की कि 8 जनजातियों को और आदिवासी समुदाय में शामिल किया जाए, तो ये मांगे होंगी। आप भी जानते हैं कि जब किसी को शामिल किया जाता है तो वो नेशनल गजट में जाता है, वहाँ से अप्रूव होना चाहिए। तो ये प्रोसेस होगा। कोरोना का 1.5 साल बहुत ख़राब गुजरा है, कुछ मांगें बहुत जायज़ हैं जिनको पूरी होनी चाहिए, और कांग्रेस सरकार हमेशा से आदिवासियों के साथ थी। भूपेश बघेल जी हमेशा आदिवासियों के हित की लड़ाई लड़े हैं। आप देखिए कि सलवा जुलूम की लड़ाई भी हमारे कांग्रेस के नेता स्वर्गीय महेंद्र कर्मा ने शुरू की थी, जो नक्सलवाद को खत्म करने के। आज भी भूपेश बघेल जी उसी दिशा पे काम कर रहे हैं कि चलिए, मेरे साथ संजय श्रीवास्तव जी भी है। संजय जी, धीरे धीरे सनय चल रहा है। संजय जी, आज जो सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष हैं वो आपकी पार्टी के सांसद हुआ करते थे, और आपकी पार्टी की जब सरकार थी तभी वो आपकी पार्टी से अलग हुए और उन्होंने ये संगठन बनाया। और जैसा कि उन्होंने कहा है कि 15 साल में वो चीज़ें एड्रेस नहीं हुई, और फिर 2.5 साल के बारे में अलग से उन्होंने बोला है। आपकी पार्टी क्या करने जा रही है जब वो बस्तर में एक चिंतन शिविर लगा रही है और वहाँ पर आदिवासियों के मुद्दों पर भी चर्चा होगी? क्योंकि आपके पास जो 2 बड़े बेल्ट हैं आदिवासियों के, वहाँ से आपके पास विधायक नहीं है, आपके पास सिर्फ कोरबा से और गरियाबंद से। तो आपकी पार्टी क्या करने जा रही है? इस समाज के लोगों से बात करने जा रही है? क्योंकि प्रदेश में जैसा कि कहा सोहन पटाई जी ने कि 30 तो विधायक हैं कांग्रेस में, और इसका मतलब है कि 7-8 सीटें ऐसी हैं जो सामान्य सीटें हैं, लेकिन वो आदिवासी वोट उनको प्रभावित करता है। तो आपकी पार्टी इतने बड़े वोट बैंक को एड्रेस करने का प्रयास, या उनके मुद्दों को केंद्र सरकार के सामने या राज्य सरकार के सामने आप उनकी मांगों का समर्थन कितना करते हैं, और उनके साथ किसी तरह एसोसिएट होने के बारे में आपकी पार्टी सोचती है क्या? देखिए शिरीष जी, देश की आजादी के बाद से कांग्रेस के लिए कहा जाता है कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं, और एक राष्ट्रीय चरित्र जो कांग्रेस का है कि हम सरकार बनाने के लिए, समर्थन लेने के लिए हम तमाम प्रकार की बातें करें, लेकिन सत्ता, एक मिनट जरा बोल लेते हैं, सत्तासीन होने के बाद किस तरीके से सरकार मुकरती, मैं तो अभी बहुत दाएं बाएं नहीं जाना चाहता। मैं केवल छत्तीसगढ़ को इनकी उपलब्धियों वाली जो सरकार है इसी पर फोकस करके बातचीत कर रहा हूं। इन्होंने महिलाओं के साथ में वादा किया शराबबंदी करेंगे, युवाओं के साथ में इन्होंने बातचीत की कि हम आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे, आदिवासी, किसान, तमाम प्रकार के लोगों को केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए, क्योंकि इन्हें यह भय था कि कहीं ऐसा ना हो कि 15 साल के बाद 20 साल के लिए सत्ता से बाहर हो जाए। आपने वादा किया, कहीं आपत्ति नहीं है, आपका अधिकार था। जन घोषणा पत्र जिसका सोहन पटाई जी जिक्र कर रहे थे, हम पेशा कानून भी कर देंगे, हम पट्टा भी दे देंगे, हम ये भी कर देंगे, तमाम प्रकार की बात करेंगे, पूरी हो गई है। लेकिन आज सर्व आदिवासी समाज, जिस समाज के लिए पूरी हो गई है, अब मैं तो बात कर लू ना 36-24, आप तो कविता गढ़ो बस भूपेश बघेल जी का मुद्दे पर बातचीत। अटल जी सुनो, मुद्दे पर बातचीत करो ना, 1 to 1 बात करेंगे अटल जी। केवल बघेल जी की कविता गाने से नहीं होगा। क्यों आंदोलन हो रहा है? मैं तो एक शब्द पूछ रहा हूं, क्यों आंदोलन हो रहा है? नहीं होना चाहिए था। तो मेरा ये कहना है में बात हो रही है कि ये कहते हैं कि हम आदिवासियों की सरकार, हमने सबसे, अरे सुन लीजिए कि हम आदिवासियों की सरकार, हम किसानों की सरकार। आज किसान आंदोलनरत है, अब मैं क्या करूं उसके लिए? बीजेपी थोड़ी ना करवा रही है। देखिए, सबसे पहला मामला है जो सोहन पटाई जी ने भी कहा, हम इनके मांगों का पूर्ण समर्थन करते हैं। हमने क्या काम किया, यदि उसके लिए समय है तो मैं कहूंगा, जो हमने नहीं कर पाया, आपने वादों के अनुरूप लोगों के सामने लाए कि हम करेंगे, लेकिन आप उन कामों को नहीं कर रहे हैं। चाहे वो पेशा कानून पूर्ण तरीके से लागू करने की बात हो, या फिर सिलगेर। अब देखिए, सिलगेर का मामला ऐसा है कि सिलगेर में इनका गृह मंत्री आज 31 अगस्त 2021 तक इनके गृह मंत्री वहां तक पहुंच नहीं पाए, इनके मुख्यमंत्री वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं।
तो सिलगेर का मामला इनके लिए कितना गंभीर है ये समझा जा सकता है। वैसे पूरी सरकार तो अभी इसमें व्यस्त है कि मुख्यमंत्री पद यदि बचा रहे, पूरी सरकार दिल्ली स्थानांतरित हो गई है तो ये उसमें लगे। खैर विषय वो नहीं है, यह है कि खनन का मामला है, खनन के पहले की मांगे हमारे भाइयों की। दूसरा विषय यह है कि पदोन्नति में आरक्षण की बात है, वो जो भर्तियां रुकी हैं उस पर लागू होने की बातचीत है। तो मुझे लगता है कि आदिवासियों के साथ में केवल हमने 2500 से 4000 कर दिया। अब 2500 से 4000 आपने किया, लेकिन आपने 10 दिन की जगह 1 दिन संग्रहण करने का काम कर दिया था। वो तो हमारे आदिवासी भाइयों ने राज्यपाल जी के पास गया, उनके हस्तक्षेप के बाद में संग्रहण का दिन 1 तारीख से 1 दिन से 10 दिन को किया गया है। देखिए ऐसा है कि ठोस कामें होने, एक मैं श्री जी बात कर लूं, आपने समय दिया सबको। हमने क्या किया यदि हम कहें, हम तो ऐसे लोग हैं जो उत्तर बस्तर और दक्षिण बस्तर हुआ करता था। सोहन पटाई जी वहां के नेता हैं। 4 जिलों का निर्माण किसने किया? हमने किया 15 वर्षों के अंदर में। चाहे वो हम दंतेवाड़ा की बात करें, सुकमा बीजापुर की बात करें, चाहे हम नारायणपुर की बात करें। अभी इनका सबसे बड़ा पक्ष है कि हम लोहांडी गुड़ा से जमीन वापस दे दिए। चलिए अच्छा है, बधाई आपको। लेकिन यह बताइए कि भरे कोविड में नारायणपुर में शपका की जमीन प्राइवेट कंपनी को आपने क्यों दे दिया? क्यों ग्राम सभा को बुलाकर जबरदस्ती तरीके से, जिसमें 150 से लोगों को खिलाफ में एफआईआर हुआ है, ये आप क्या कर रहे हैं? एक काम आप करके पर्दे के पीछे में तमाम लोगों को आप उपकृत करने का काम कर रहे हैं। ये जो दोहरापन है आपका, चाहे महिलाओं की शराबबंदी, चाहे युवाओं का बेरोजगार, चाहे आदिवासियों के लिए इस तरह की बातचीत है, तो मुझे लगता है ये दोहरापन ही कांग्रेस की पहचान रही है। और अब तो मुझे लग रहा है कि 2.5-3 साल हो गए हैं, अब इनके पास में समय भी नहीं है। अब आपने एक चीज फेंक दिया कि हम एनएमडीसी का प्लांट खरीद लेंगे। कौन कह रहा भैया डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, विनिवेश कौन बोला कि बेचा जा रहा है? लेकिन हमारी चर्चा जारी रहेगी। सोहन पोटाई जी, अटल श्रीवास्तव जी, संजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ बने हुए। सोहन पोटाई जी, आपने सुना होगा दोनों नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के। यदि सरकार आपकी मांगों पर विचार नहीं करती या आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता है तो क्या आप आगे क्या करने जा रहे हैं? आपकी क्या रणनीति है? देखिए मिश्रा जी, दोनों श्रीवास्तव का, अटल जी और संजय जी, दोनों को नमस्कार है मेरा। हमने कहा कि भाई जिस विषय की बात कर रहे हैं वो आपस में पता कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि दोनों को एक अवसर मिला है कि इस राज्य दोनों को आपस में लड़ाई करने का राजनीतिक विषय इनके वो अलग से बुला के इनका दोनों का डिबेट करवाए। मेन चीज ये है, जैसे अटल जी ने कहा कि हमने ये किया, वनोधिकार के बारे में बोले, हम इतना पटा दी। हमने अटल जी हमने ये कहा है कि जो मैनिफेस्टो में लिया है वो उसका क्या हुआ, हमने ये पूछा है। आपने बताइए पोटाई जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या कि सरकार यदि आपकी मांगों पर विचार नहीं करती या आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता तो अगला स्टेप आपका क्या होगा? उस विषय पे भी मैं आ रहा हूँ, लेकिन समय की बहुत कमी है, समय की बहुत कमी है जी। अब तो यह है कि हमारे इस मांगों को पूरा नहीं करती तो आने वाला जो 13 तारीख को संपूर्ण छत्तीसगढ़ में महाबंद का ऐलान किया जाए। चलिए, अच्छी बात है कि आदिवासी समाज अपनी मांगों के लिए सरकार से यदि सरकार हमसे अनुरोध कर रहा है और यदि उनकी मांगें पूरी नहीं होती तो उन्होंने बताया किस तरह से वो अगला स्टेप लेने जा रहे हैं। और उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार उनकी मांगों पर, जो जायज़ मांगे हैं, उनको जरूर एड्रेस करेगी। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।